हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो न्यूज़पेपर है वो पूरी तरह से राममय है, यानी आज जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो बिजनेस पेज हो, स्पोर्ट्स पेज हो या राष्ट्रीय पेज हो, नेशनल, सभी राममय है। हर पेज पर आपको राम जन्मभूमि या राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मंदिर में, कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलेगी। आज बहुत ही कम ऐसी न्यूज़ हैं जो डिस्कस करने लायक हैं, और पूरे जो न्यूज़पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के बारे में ही बताया गया है। और बताना भी चाहिए क्योंकि आज है 22 जनवरी, जब मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सभी पेजेस में आपको राम जी की ही न्यूज़ मिलेगी। तो आज का ये जो वीडियो होगा वो न्यूज़ से कम राम जी से ज़्यादा रिलेटेड होगा। और इसमें जैसे पहले ही पेज पर ये बताया गया है कि जो कार्यक्रम चल रहा था पूजन का, उसमें प्रतिदिन क्या क्या हुआ है। देखिए, जैसे कि प्रथम दिन 10 विधि से अनुष्ठान प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो शुरुआत है वो पहले दिन से हुई थी। अनुष्ठानगत मंगलवार से आरंभ हुआ था, यानी 16 तारीख से। और प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो निकालने वाले आचार्य गणेश शास्त्री द्रविड़ की उपस्थिति में आचार्यों ने सरयू के सहस्त्रधारा घाट पर यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र को 10 विधि स्नान कराया था। साथ ही उन्होंने शुद्धोदक यानी कि सरयू जल के साथ गाय के दूध, दही और गोबर इत्यादि से भी पूजा अर्चना की है। इसके बारे में बताया गया प्रथम दिवस पर। उसके बाद दूसरे दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर पहुंचे, यानी कि उनकी मूर्ति वहां पहुंची और पालकी पर सवार होकर उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद तीसरे दिन भी और कार्यक्रम चलते रहे। पूजा अर्चना की गई। विग्रह व जो श्यामवर्ती वर्णी जो अचल प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। चौथे दिन अग्नि प्रज्वलित करके आगे के कार्यक्रम को बढ़ाया गया। तो ये सब कार्यक्रम हैं जो लगातार चलते जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। रामनगरी में सनातन संस्कृति के स्वर्णिम कालखंड है उसको साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो सुबह 10:30 बजे करीब एयरपोर्ट पर उतरेगा, जिसका नाम रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। यहाँ से वह हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे, जहाँ से सड़क मार्ग से दोपहर 11 बजे वो राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 1 घंटे तक वो परिसर का अवलोकन करेंगे, भेंट आदि करेंगे और समय बिताएंगे। उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। सोमवार दोपहर 12:05 से 12:55 के बीच तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रमुख अतिथियों को संबोधित करेंगे और दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच वह कुबेर टीले पर जाएंगे। शिव जी के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री रामनगरी से प्रस्थान करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पेज पर कुछ मंदिर के स्ट्रक्चर को समझाया गया है। अगर हम भी आपको समझाएं तो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम आपको समझा पाएंगे। देखिए, ये पूरा मंदिर परिसर आपको ग्रीन कॉरिडोर में दिखाई दे रहा है। अब इसमें पहले जो प्रमुख बातें हैं वो देख लेते हैं कि मंदिर में जो प्रयुक्त स्तंभ हैं वो टोटल 392 स्तंभ यानी पिलर बनाए गए हैं। इसमें 166 जो पिलर हैं वो भूतल पर हैं, पहले मंजिल पर 144, और कुल जो तलों की संख्या है, फ्लोर है, वो 3 फ्लोर है। और जो प्रस्तावित मंदिरों में जो और भी अंदर जो और मंदिर बनने हैं वो 6 हैं। मंदिरों में जो द्वार की संख्या है वो 12 है। एक मेन द्वार है जो गर्भगृह की तरफ जाता है, बाकी 11 और द्वार हैं। मंदिर के दूसरे तल में स्तंभों की संख्या है 82 यानी कि 82। अगर हम बात करें इस मंदिर की लंबाई की तो वो 360 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है और जिसकी ऊंचाई है 161 फीट की। इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे कि लौह रहित है नवनिर्मित मंदिर का प्रयोग, यानी कि लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। प्राकृतिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। अपशिष्ट पदार्थ का समुचित प्रबंधन, यानी कि प्लास्टिक इत्यादि या फिर जो वहाँ से फूल वगैरह निकलेंगे या फिर जो भी कचरा वगैरह टाइप का निकलेगा उसका
विशिष्ट तौर पर प्रबंधन किया जाएगा और प्लास्टिक को तो पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक सख्त लहजे में बोला है कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा। हाईटेक प्रकाश व्यवस्था की गई है, जो जल प्रबंधन है वो भूमिगत है, त्रिस्तरीय पौधारोपण किया गया है, पुष्प वाटिका और नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, सुरक्षा प्रबंधन जो है वो सुचारू रूप से बनाया गया है, भूतलीय पार्किंग सुविधा है, सुरक्षित अमानती घर है यानी कि लॉकर जो है वो बनाए गए हैं। इसमें सौर ऊर्जा का विशेष ध्यान रखा गया है, ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी बनाया गया है, स्वचालित सीढ़ियां हैं, एस्केलेटर है यानी और लिफ्ट है, आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, बैंक, एटीएम यानी जो बेसिक नीड होती है सारी ज़रूरतों को यहाँ पर पूरा किया गया है एक भव्य माहौल देने के लिए। अब इसके कॉरिडोर पर आते हैं तो इसमें टोटल 32 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर आप गर्भगृह तक पहुँचेंगे यानी मेन मंदिर के अंदर जाएंगे। 1.2 लाख वर्ग फीट यानी 400 गुना 300 वर्ग फीट क्षेत्र में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण के लिए नींव ढाली गई थी। 360 फीट लंबा मुख्य मंदिर 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। अब अगर इसके अंदर की हम बात करते हैं, देखिए ये तो हो गया राम मंदिर, यहाँ पर है अशोक वाटिका, फिर यहीं पर भोजनशाला बनाई गई है, स्टाफ जो है वहाँ के कर्मचारी होंगे उनकी पार्किंग बनाई गई है मंदिर के इस बाएं साइड आप देख सकते हैं। और प्रशासन के लिए प्रशासन का जो कार्यालय होगा, ऑफिस, वो यहाँ पर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सीता रसोई मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलेगी और राम मंदिर तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर रहेगा। गौशाला मंदिर के बैक साइड में बनाई गई है, सीता कूप मंदिर के राइट साइड में नीचे तरफ बनाया गया है, फिर राम कुंड बनाया गया है, यज्ञ कुंड, मंडप, इस तरीके से कई क्षेत्रों को इसमें बनाया गया है। स्टाफ हाउसिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है, कुबेर टीला बनाया गया है, धर्मशालाएं बनाई गई हैं, लवकुश कुंज बनाया गया है, लक्ष्मण वाटिका बनाई गई है और आगमन चौक यानी कि ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये वाला रास्ता, ये एंट्रेंस होगा मेन और इसी को आगमन चौक बोला गया है। फिर यहाँ पर नक्षत्र वाटिका मिलेगी आपको, केंद्रीय आगमन मिलेगा, यहाँ सर मतलब यहाँ से एंट्री मेन होगी। तो ये पूरा एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। रामलीला मैदान, मतलब बहुत कुछ है इस मंदिर में देखने के लिए, आप देख सकते हैं जिस तरीके से, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हनुमानगढ़ी बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राम मंदिर के साथ निर्मित हो रही है श्रेष्ठतम नगरी। देखिए, जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के साथ श्रेष्ठतम नगरी का भी निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण शुरू होने से पूर्व तक कस्बा प्रतीत होने वाली रामनगरी आज महानगरी प्रतीत हो रही है। रामनगरी का यह बदलाव राम मंदिर निर्माण की तरह चिर प्रतीक्षित हो रहा है। शास्त्रों में 7 मोक्षदायिनी पुरियों का उल्लेख किया गया है, इसमें से अयोध्या को शीर्ष पर रखा गया है। शेष 6 पुरियों में मथुरा, हरिद्वार, देखिए यहाँ दिया गया है, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका को शामिल किया गया है। तदपि रामनगरी सदियों तक अपनी गरिमा से वंचित रही थी। धार्मिक आध्यात्मिक महत्ता के साथ ही रामनगरी अपने मौलिक स्वरूप में भौतिक समृद्धि की भी पर्याय रही है। सूर्य वंश के यशस्वी राजाओं से सेवित, संरक्षित अयोध्या कालांतर में भारतीय लोक कथाओं के नायक महाराज विक्रमादित्य से लेकर प्रतापी गुप्तवंशीय नरेशों के समय श्री संवर्धि से विभूषित रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राम की जो जन्मभूमि है उसका निर्माण नहीं हो पा रहा था, मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा था, जो अब सपना साकार होने जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, कई कलाकारों की जो छेनी हथौड़ी के प्रहार से देवत्व पाते हैं, पाषाण यानी पत्थरों को मूर्त रूप दिया जाता है, उसको यहाँ पर कोट किया गया है। अब जो मेन न्यूज़ आती है वो यहाँ से है। वो 2 जो पेज थे वो तो राम जी को समर्पित थे, हालांकि हर पेज राम जी की न्यूज़ पर है। आज पूरी होगी चिर अभिलाषा।
यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम दिया गया है जो हमने पहले ही आपको बता दिया है। और फिर यहाँ पर श्री रामचरितमानस के कुछ श्लोकों से पूरे कार्यक्रम को वर्णित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ वाक्य हैं यहाँ पर कि कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद ये सफलता मिली है और हर क्षेत्र के लोगों का मैं आह्वान करता हूँ यहाँ आने के लिए, सबका स्वागत करता हूँ। और देश की राजनीति, विज्ञान, उद्योग, खेल, कला, संस्कृति, साहित्य, हर क्षेत्र के विद्वान यहाँ पर आएं और इस राम मंदिर का दर्शन करें, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने बोला है। उसके बाद मोदी ने राम सेतु के छोर से बांधा अयोध्या में संबंधों का सेतु। देखिए प्रधानमंत्री मोदी 11 दिवसीय यम नियम व्रत के दौरान कई मंदिरों में दर्शन के लिए गए थे। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर और दक्षिण भारत के पौराणिक संबंधों का दिया मजबूत संदेश उन्होंने। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो मोदी हैं वो दक्षिण भारत के पौराणिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंधों को फिर एक तरीके से एकत्र किया है, उन्होंने संगठित किया है। 11 दिनों के अनुष्ठान के आरंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन शुरू किया जिसमें भगवान राम का संबंध है। नासिक के कालाराम मंदिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देकर उन्होंने दक्षिण के कई स्थानों पर दर्शन किए और प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले तमिलनाडु के धनुषकोटी व अरिचल मुनाई पहुंचकर राम सेतु के छोर से अयोध्या के संबंधों का भव्यात्मक सेतु बांधा है। नेक्स्ट न्यूज है उत्तर और दक्षिण भारत की एकात्मकता का प्रतीक है रामलला का विग्रह। देखिए रामलला के साथ साथ उत्तर और दक्षिण की एकता भी स्थापित हो रही है। श्री राम अपने मौलिक स्वरूप में भी उत्तर दक्षिण की एकता के एक तरीके से संवाहक रहे हैं। उन्होंने वनवास के लिए दक्षिण भारत की ओर आगमन किया और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए वह उस अचल की मिट्टी संस्कृति को आत्मसात करते प्रतीत होते हैं। वन गमन के उत्तरार्ध में पत्नी सीता का हरण होने के बाद उनका सामरिक जो अभियान है वो भी दक्षिण से ही जुड़ा रहा। वह नवनिर्मित मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी अयोध्या के श्री राम का दक्षिण भारत से सरोकार स्थापित हो रहा है। नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के लिए जो पत्थर प्रयुक्त हुआ है वह दक्षिण भारत के प्रतिनिधि राज्य कर्नाटक के मैसूर का है और इस शिला से मूर्ति निर्माण भी कर्नाटक के ही मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किए जाने के लिए रामलला की मूर्ति के चुनाव किया तो उत्तर दक्षिण संबंध और प्रगाढ़ हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, सॉफ्ट कूटनीति का हिस्सा भी होगा अयोध्या का राम मंदिर। देखिए भारत उन देशों में से है जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी को अपनी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा मानकर चलता है। भारतीय संस्कृति जिसमें खास तौर पर नृत्य, संगीत, बॉलीवुड, अध्यात्म व योग कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें बखूबी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर अपनाया गया है। अब इसमें अयोध्या का राम मंदिर भी जुड़ेगा। जिस तरह योग का पूरी दुनिया में प्रसार करने में आज भारत के तमाम दूतावास व मिशन अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, वैसे ही कुछ अयोध्या के राम मंदिर के साथ भी होगा। विदेश स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से अयोध्या को भारत के एक प्रमुख आध्यात्मिक व धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की खास कोशिश हो रही है। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों के सहयोग से एक विस्तृत योजना प्रस्तावित है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग से जोड़ने, दूसरी ढांचागत सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने और अन्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मंत्रालय की नज़र अयोध्या के राम मंदिर को लेकर वैश्विक स्तर पर जिस तरह से उत्सुकता जताई जा रही है उस पर है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय ही नहीं बल्कि सदियों से सूरीनाम, मॉरिशस जैसे देशों में रहने वाले भारतवंशी भी नवनिर्मित राम मंदिर को लेकर न सिर्फ उत्साहित हैं बल्कि वह आने की मंशा भी जता रहे हैं। इन देशों में स्थित भारतीय दूतावास आदि से अलग से बात भी हो रही, लगातार सूचनाएं मांगी जा रही। मॉरिशस सरकार ने वहां के हिंदू आबादी के लिए सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आनंद उठाने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दी है। अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे दर्जनों ऐसे
देश हैं जिसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका में रैलियां निकाली जा रही हैं। ये तो मतलब कुछ ऐसे देश के ही नाम मैंने बताए जो प्रमुख हैं, बाकी हर देश में राम मंदिर को लेकर कोई ना कोई आयोजन हो रहा है। और ये स्थापना को लेकर है, दक्षिण भारत संबंध को लेकर है न्यूज़, नेपाल से जो संबंध है राम जी का उसके बारे में है न्यूज़, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बोला है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह नए भारत का उदय है, एक सनातन संस्कृति का उदय फिर से होने जा रहा है और मजबूत होने जा रही है सनातन संस्कृति। तो इस सब बारे में आरएसएस प्रमुख ने बातें बोली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, मैंने बताया ना कार रैली निकाली जा रही है अमेरिका में। टेस्ला लाइट शो में जो एक तरीके से कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, गायिका मैली मिलबेन बोली, मैं भी आज धूमधाम से मनाऊंगी दीपावली। और जो प्रमोद कृष्णन हैं, हालांकि हैं ये कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने बोला है कि मोदी पीएम नहीं होते तो नहीं बन पाता अयोध्या में राम मंदिर। उन्होंने कांग्रेस को टारगेट भी किया है, कांग्रेस के कुछ लोगों को टारगेट किया है उन्होंने यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, मंदिर की भव्यता को यहाँ पर देख सकते हैं आप। हर तरफ आपको न्यूज़ में सिर्फ राम जी की न्यूज़ मिलेगी। अब जो उत्तर प्रदेश की 26 जनवरी को झांकी होगी तो उसमें भी राम मंदिर को ही दिखाया जाएगा। सजावट इतनी अच्छी हुई है, कल न्यूज़ चैनल्स में भी मैं भी देख रहा था, सजावट बहुत अच्छी सजावट की गई है मंदिर की। यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेटमेंट है कि राम मंदिर उद्घाटन पर जश्न का माहौल है, भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप हुई है। और तमिलनाडु के मंदिरों में राम की पूजा से रोका गया। सीतारमण जी ने यहाँ पर अब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, हालांकि आज इसको स्किप करेंगे। हिमाचल में भी अब पूरे दिन का अवकाश दे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पूरे दिन का अवकाश है, जम्मू कश्मीर में आधे दिन की छुट्टी दी गई है, केंद्रीय कार्यालयों में जितने भी केंद्रीय विभाग हैं उनमें आधे दिन की छुट्टी होगी, बैंक इत्यादि में। श्री राम जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद आर्टिकल पेज में भी आज राम जी की ही न्यूज़ है। जैसा कि हम लगातार राम जी पर आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी राम जी का ही यहाँ पर आर्टिकल है। तो आज एडिटोरियल पेज को भी हम स्किप करेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अर्थतंत्र भी घूमेगा पूरा अयोध्या में, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो भी योगदान हुआ है, और जो अब विदेशी या फिर भारत के ही लोग वहाँ पर जाएंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे इकोनॉमी को और बल मिलेगा। तो ये, और अभी भी जितना भी खरीदारी हो रही है मंदिर को लेकर, निर्माण को लेकर, वो भी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ताकत दे रहा है। यही न्यूज़ है इसमें आज प्रमुख। और बिजनेस पेज में आते हैं अब। बिजनेस पेज से पहले एक राष्ट्रीय नेशनल पेज है, उस पर देख लेते हैं कि 3 वर्षों में नक्सलियों को जड़ से खत्म करने का रोड मैप तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है और कहा है कि एजेंसियों को हर कदम उठाने की छूट है। रायपुर में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम व डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा, दी जाएगी हर मदद। नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों को पूरी तरह से बंद करने पर फोकस किया जाएगा। देखिए, अगले 3 वर्षों के भीतर हर हाल में नक्सलवाद को खत्म करना होगा। रायपुर में नक्सल समस्या की समीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को इसका स्पष्ट निर्देश दिया है और राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में नक्सलियों को खत्म करने के रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। शाह ने साफ किया कि नक्सली अब हर जो लड़ाई है वो हारते जा रहे हैं और इससे देश पूरी तरह से निजात पाने के लिए तैयार है। शाह ने नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को खुली छूट देते हुए खुफिया एजेंसियों को उनके वित्तीय तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करने की जिम्मेदारी दी है, पूरी छूट दी गई है उन्हें। अथक प्रयास से बहनों की सेना बनी स्वच्छता सारथी। यहाँ पर उत्तराखंड के में कुमाऊं
के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में नारी शक्ति यानी कि वैणी सेना बहनों की टीम ने वर्ष भर में ही वह कर दिखाया जो नगर निगम वर्षों से नहीं कर पा रही थी। गली मोहल्ले, सार्वजनिक स्थल, सड़क किनारे जहां देखो वहीं कूड़े कचरे के ढेर थे। अधिकांश लोग गाड़ी से कचरा नहीं डालते या फिर शुल्क नहीं देते थे। इसी विकराल समस्या को सुगमता से हल किया वैणी सेना ने, जिसने शहर में स्वच्छता के आयाम को बदल दिया है। और इसमें कहानी कुछ यूँ रही कि हल्द्वानी में गंदगी और शहरियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने की समस्या से निपटने के लिए नवंबर 2022 में वैणी सेना को ट्रायल के तौर पर नगर निगम से जोड़ा गया। नगर निगम का यह नवाचार उसके लिए संजीवनी साबित हुआ। हर माह शहर से मिलने वाला 8.5 लाख रुपए का यूजेज चार्ज बढ़कर 35 लाख पहुंच गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने गठन के 1 साल के भीतर इसे निकायों के नवाचार के मामले में देश में दूसरा स्थान देकर दिल्ली में सम्मानित भी किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 4000 और स्कूलों को पीएम श्री में बदलने की मिलेगी मंजूरी। इसके लिए सरकारी स्कूलों के चयन का काम हो चुका है। पूरा जनवरी के अंत तक हो सकती है घोषणा। 6260 को मिल चुकी है मंजूरी। देखिए, स्कूलों में नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के अनुरूप संवारने और प्रत्येक ब्लॉक के कम से कम 2 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर तैयार करने की पहल तेज हो गई है। ऐसे में इसे लेकर शुरू की गई प्रधानमंत्री श्री यानी कि पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत 4000 और सरकारी स्कूलों को इस महीने के अंत तक इसमें शामिल किया जा सकता है। चयनित होने वाले स्कूलों को स्वयं को अपग्रेड करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। इस स्कीम के तहत 6260 स्कूलों को चयनित किया गया है। इस स्कीम में होगा क्या कि डिजिटल बोर्ड होंगे और आधुनिक लैब होंगी और एक अच्छा सा माहौल इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पीएम मोदी ने देश का धन देश में रखने के लिए भारत में ही शादी का किया आह्वान। उन्होंने बोला है कि जो लोग शादी के लिए बाहर डेस्टिनेशन चुनते हैं उन्हें भारत में ही करना चाहिए शादी। भारत में भी अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन हैं या पर्यटन के लिहाज से भी भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। इससे होगा क्या कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत सरकार की मदद के लिए धन्यवाद देने दिल्ली आएंगे बांग्लादेश के विदेश मंत्री। देखिए, बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट बनी है। नवनिर्वाचित शेख हसीना सरकार ने अपने विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद को आगामी फरवरी माह में भारत भेजने का फैसला किया है। डॉक्टर महमूद 7 फरवरी से अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली आएंगे। बताया जा रहा है कि आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री हसीना भारत को अपनी सरकार को मदद देने के लिए धन्यवाद अर्पित करने के खास उद्देश्य से विदेश मंत्री को नई दिल्ली भेज रही हैं। डॉक्टर महमूद ने 2 दिन पहले ही युगांडा की राजधानी कंपाला में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और फरवरी में अपने दौरे में वह भारत और बांग्लादेश के बीच जो नवंबर 2023 में विदेश मंत्रालय के स्तर पर बातचीत हुई थी उसको आगे बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया है। सेना देगी अग्निवीर बनने के अधिक मौके, सीईई आवेदन फरवरी से। देखिए, युवाओं को अग्निवीर भर्ती में और अधिक मौके मिलेंगे। वर्ष 2024-25 की अग्निवीरों की भर्ती के लिए वित्त वर्ष आरंभ होने से 2 महीने पहले ही सेना फरवरी में ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगी। सेना की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण के बाद लखनऊ सहित देश भर में कॉमन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सेना भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। सेना में अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीकी, ट्रेड्समैन और एसकेटी के पदों के लिए भर्ती रैली गत फरवरी में आयोजित की जाएगी। गत वर्ष ही अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई व्यवस्था को लागू किया गया है। अब सेना की वेबसाइट पर पहले ऑनलाइन करना होता है, फिर रिटन एग्जाम और फिर रैली का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि व्हाट्सएप पर साइबर अपराध और धोखाधड़ी के खिलाफ एडवाइजरी। सबसे पहले तो क्या करें और क्या ना करें। देखिए, एडवाइजरी में उपयोगकर्ताओं को अपने व्हाट्सएप खाते पर 2 फैक्टर प्रमाणीकरण या 2FA सक्रिय करने के लिए कहा गया है। संदिग्ध या अज्ञात व्हाट्सएप कॉल का उत्तर न देने और ऐसे नंबरों को ब्लॉक करने का सुझाव दिया गया है जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप से जुड़े अधिकारियों को इस डेटा उल्लंघन अधिनियम के प्रति पहले ही सूचित किया जा चुका है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
के तहत काम करने वाली पुलिस थिंक टैंक ने व्हाट्सएप पर साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एडवाइजरी और चेतावनी जारी की है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने ऐसी 7 प्रकार की धोखाधड़ी की पहचान की है, जिसमें मिक्स्ड कॉल, वीडियो कॉल, नौकरी की पेशकश, निवेश योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी, पहचान बदलकर जालसाजी, सेंधमारी और स्क्रीन साझा करना शामिल है। 8 पन्ने के एडवाइजरी और चेतावनी में कहा गया है कि हाईजैकिंग मामले के जालसाज पीड़ित के व्हाट्सएप खाते तक अनधिकृत पहुंच बना लेते हैं और उनके संपर्क से पैसे का अनुरोध करते हैं और फिर जाल में फंसकर लोग अकाउंट डिटेल भी दे देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिजनेस पेज से डिजिटल क्रांति के लिए चाहिए शुल्क में कटौती। देखिए 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर बेहद उत्साह है और आंतरिक बजट में होने वाले तमाम उद्योगों की तरफ से वित्त मंत्रालय को सुझाव की फेहरिस्त भी भेजी जाने लगी है। इस क्रम में मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के संगठन COAI यानी कि सेल्युलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें प्रत्यक्ष कर के साथ ही जीएसटी में भी राहत मिलनी चाहिए, खास तौर पर तब जब सरकार डिजिटल इकोनॉमी को खूब बढ़ावा दे रही है। और ये बताया गया है कि दरों को कम किया जाए, यानी कि न्यूनतम टैरिफ मार्जिन होने और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरीद की वजह से मोबाइल उद्योग काफ़ी दबाव में है। प्रत्यक्ष कर को लेकर एक मांग यह है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72 के तहत अभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को अपनी हानि को 8 वर्षों में समायोजित करने का अधिकार दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर देना चाहिए। दूसरा सुझाव है कि सेवा कर के बारे में है कि मोबाइल कंपनियां सरकार की तरफ से आवंटित स्पेक्ट्रम पर सेवा कर देती हैं। इनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधन होने की वजह से इस पर सेवा शुल्क नहीं लगना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस AGR पर का भुगतान किया जा रहा है उस पर भी सेवा कर लगाने का प्रावधान है। CJI ने इसे खत्म करने का आग्रह भी किया है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि संभव। देखिए बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि संभव हुई है। निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि होने के चलते सरकार आर्थिक विकास की गति देने के लिए आगामी बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ा सकती है। कोरोना महामारी के बाद से सरकार बजट में पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दे रही है। इसने अर्थव्यवस्था में न केवल तेजी लाने का काम किया है बल्कि पिछले 3 वर्षों में 7% से अधिक विकास दर हासिल करने वाला एकमात्र देश बन भी गया है। चालू वित्त वर्ष में बिजली की खपत जो है वो 8% बढ़ गई है। देखिए अभी तक क्या था कि जो बिजली की खपत थी वो 1132.11 अरब यूनिट थी, जो बढ़कर 1221.15 अरब यूनिट हो गई है। तो ये टोटल 8% की वृद्धि है। और उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में बिजली की खपत में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी को दर्शाती है। अगर आर्थिक वृद्धि हो रही है तभी बिजली भी बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है। 2023 के दौरान वस्तु और सेवा निर्यात 765.6 अरब डॉलर रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद 2023 में देश और वस्तु और सेवा निर्यात 0.4% बढ़कर 765.6 अरब डॉलर हो गया है। जिन क्षेत्रों ने भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद की है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, सूती धागा, कपड़ा, मैनमेड फाइबर, इस तरीके के कई उद्योग हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले कैलेंडर वर्ष में वस्तुओं का निर्यात 7.71% घटकर 431.9 अरब डॉलर हो गया है, जबकि सेवाओं का निर्यात 7.88% बढ़कर 733.8 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इसमें सऊदी अरब के जाय अवार्ड में अभिनेत्री आलिया भट्ट को किया जाएगा सम्मानित। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड 2024 में शनिवार को फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट को ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कार्यक्रम के कई फोटो के साथ फिल्मों के प्रति अपने प्यार व जुनून को जाहिर करते हुए वीडियो भी साझा किया है। फिर है गाजा और इजराइल का युद्ध, जिसे हम स्किप करते हैं। निकी हेली ने ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है, क्योंकि उम्मीदवार निकी हेली भी हैं जो भारतवंशी हैं। और कल ट्रंप ने बोला था कि वो राष्ट्रपति तो क्या उपराष्ट्रपति बनने के लायक भी नहीं है। उसके बाद निकी हेली ने उन पर हमला बोला और बोला है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
उत्तर कोरिया की यात्रा पर जाएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही उत्तर कोरिया के दौरे पर जाने की इच्छा जता सकते हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने रविवार को बताया कि उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री चोए सोन हुई के साथ रूस में पिछले सप्ताह हुई मुलाकात के दौरान पुतिन ने इच्छा जाहिर की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की, और कल भी न्यूज़पेपर आपको राममय ही मिलने की संभावना है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।